अच्छा भाई, आज हम करेंगे अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 22। नॉर्मल से पेपर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हो जाएगा आप लोगों से। बस आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छा करना है और चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकली देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सवाल हैं उन्हीं में आप अगर जो बच्चे मार खाते हैं उन्हीं में आपका मसला होगा, क्योंकि थ्योरी काफ़ी आसान है। अच्छा, तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अ शॉप सेल्स कार एक्सेसरीज। A customer order is created if an item cannot be supplied from the current stock. ऑर्डर कब बनता है? जब आपका करंट स्टॉक में आइटम सप्लाई नहीं हो सकता। A program is being developed to create and manage the customer orders। ठीक है, तो फॉलोइंग आइडेंटिफाई टेबल। अब आपके पास आइडेंटिफाई टेबल है, आपने क्या करना है, एग्जाम्पल वैल्यू के हिसाब से उसका वेरिएबल नेम और डेटा टाइप बतानी है। या आप डेटा टाइप तो आप ऑब्वियसली सोच के बताओगे और वेरिएबल नेम आप खुद से दे सकते हो, लेकिन होना वो रेलिवेंट चाहिए, मीनिंगफुल चाहिए। अब एग्जाम्पल वैल्यू है मिस्टर खान और एक्सप्लेनेशन ये नेम ऑफ द कस्टमर। तो इसका वेरिएबल नेम क्या हो सकता है? कस्टमर नेम। कस्टमर नेम ही सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल बनता है, तो कस्टमर नेम और जिसकी डेटा टाइप ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग होगी। अच्छा, उसके बाद थ्री, द नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑर्डर। तो हम इसे कह सकते हैं ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्ड आइटम्स, और ये होगी इंटीजर। उसके बाद ट्रू टू इंडिकेट वेदर दिस इज़ अ न्यू कस्टमर। तो इज़ न्यू कस्टमर कर देते हैं इसे। कुछ भी कर सकते हो, बस मीनिंगफुल होना चाहिए, वो एक्सप्लेन करे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये होगा बूलियन, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स है। उसके बाद 15.75, तो ये ऑब्वियसली रियल होगा। और द डिपॉजिट पेड बाय द कस्टमर, तो हम इसे क्या देते हैं, डिपॉजिट पेड, डिपॉजिट पेड। अच्छा, अब आपके पास ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई हैं और आपने एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करना है। तो टोटल इनटू डेप रेट। तो टोटल है 124, डेप रेट है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 124 इंटू टू, 248 प्लस 1.5। तो ये वैल्यूएट हो जाएगा 249.5 पे, 249.50। 50 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे भी देखो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक बात की हुई है। उसके बाद राइट डिस्क्रिप्शन कॉमा 7। डिस्क्रिप्शन से 7 राइट कैरेक्टर्स उठा लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा ब्रैकेट स्मॉल, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा का पूरा। अच्छा, लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की लेंथ -8 इज ग्रेटर देन 16। तो अब इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज हुआ है जिसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। तो हमने निकालनी है उसकी लेंथ, उसमें से 8 माइनस करना है, फिर देखना है वो 16 से बड़ी है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 -8 करो तो 22। 22 इज ग्रेटर देन 16, तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नम टू एस टी आर हमने करना है इंट डेप रेट इंटू 10 को। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेप रेट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका फिर सिर्फ इंटीजर पार्ट लेके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसे कंकैटिनेट कर रहे हैं परसेंट के साथ। तो सबसे पहले इनर मोस्ट पे जाते हैं, डेप रेट क्या है 2। तो हम 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20.00। इंट क्या करेगा, इंट की वजह से वो हो जाएगा 20। नम टू एस टी आर की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 स्ट्रिंग में। और जब उसे हम कंकैटिनेट करेंगे परसेंटेज के साथ तो वो क्या बन जाएगा 20%। ये आपके 4 डिफरेंट लेवल्स बन रहे हैं इस तरह, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। अच्छा, उसके बाद द डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड फॉर ईच कस्टमर इन पार्ट ए इज़ नॉट ऑफ ऑल सेम डेटा टाइप। ठीक है, ऐसा ही है, क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स का हमने डेटा स्टोर करना है। डिस्क्राइब एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टोरिंग दिस डेटा फॉर मैनी कस्टमर ऑर्डर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। अच्छा, अब जब प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम इज रनिंग का क्या मतलब है? प्रोग्राम इज रनिंग मतलब कि जब जिस टाइम प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के बाद का नहीं। अगर प्रोग्राम के बाद का होता तो हम लोग शायद फाइल की बात करते, लेकिन वो कह रहा है फाइल की बात नहीं, जिस टाइम प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम कहाँ पे स्टोर करें। तो उस टाइम स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स उसने आपको क्या दिया है। जब डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात होगी तो यहाँ पे एक ही चीज़ आ जाती है, हम लोग अब एरे तो बना नहीं सकते।
एरे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि डेटा टाइप्स डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिकॉर्ड डेटा टाइप। रिकॉर्ड डेटा टाइप से हम एक कस्टमर का डेटा एक जगह पे जोड़ देंगे। रिकॉर्ड डेटा टाइप से इन सारी चीज़ों का डेटा एक जगह पे इनकैप्सुलेट हो जाएगा। जब वो एक जगह पे जुड़ जाएगा, फिर उस एक रिकॉर्ड डेटा टाइप की हम लोग एरे बना सकते हैं, और उस एरे में ढेर सारे कस्टमर्स का ये सारा डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं जोड़ के। तो हम लोग यही लिख लेंगे, वी कैन डिक्लेयर अ रिकॉर्ड डेटा टाइप टू स्टोर each customer's data, each customer's data, and an array of this record data type, an array of this type लिख लो। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि each array element represents data for one customer, सॉरी एक कस्टमर नहीं, फॉर वन ऑर्डर, डेटा फॉर वन ऑर्डर। तो एरे का हर एलिमेंट क्या होगा, वो एक ऑर्डर का रिकॉर्ड डेटा टाइप होगा, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होगा। अच्छा, अब एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है, इनपुट आर सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज वन एट अ टाइम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूप के अंदर वन एट अ टाइम, तो मतलब कि लूप लगा रहे हैं। लूप में हम लोग इंटीजर वैल्यूज इनपुट करें, इग्नोर ऑल वैल्यूज अंटिल द वैल्यू 27 इज इनपुट, देन सम द रिमेनिंग वैल्यूज इन द सीक्वेंस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि 27 तो नहीं आ रहा, जैसे ही 27 आ रहा है तो उसके बाद जितनी वैल्यूज भी है ना, उनका हमने सम लेते जाना है। स्टॉप समिंग वैल्यूज व्हेन द वैल्यू जीरो इज इनपुट एंड देन आउटपुट द सम। तो उसमें फिर क्या करना है, हमने देखना है कि जब तक जीरो नहीं होता तब तक हम लोग इसको लूप को चलाते रहेंगे। तो पहले इसका हम लोग सुडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करना है कि टोटल बनाना है, जिसको हम जीरो कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं। उस लूप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस लूप के अंदर हम लोग इनपुट लेते जाते हैं। और इनपुट कब तक होता है, जब तक इनपुट 27 नहीं हो जाता। जब तक वो 27 नहीं होता है ना, तो हम लोग इग्नोर करते जाएंगे और आगे जाते जाएंगे। 27 हो गया तो उसके अंदर एक और लूप होगा रिपीट का। वो क्या करेगा, वो रिपीट का लूप चलता रहेगा। इसको हम लोग कर देते हैं वाइल। अच्छा, वो रिपीट का लूप चलता रहेगा, वो इनपुट लेता रहेगा। और वो कब तक इनपुट लेता रहेगा, जब तक जीरो नहीं आ जाता। और यहाँ पे वो सम भी करेगा, ऊपर सम नहीं होगा, नीचे सम होगा। बस उसके बाद इसको भी यहाँ पे एंड वाइल कर देंगे, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली एक नेस्टेड लूप लग रहा है, जिसके अंदर दो कंडीशंस हैं, जिनकी बेसिस पे हम लोग चेक करें कि हमने कहाँ पे जाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अब, सबसे पहले हमने एक टोटल बनाना है, जिसको हम जीरो कर रहे हैं। तो हम लोग टोटल को जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम लोगों का लूप स्टार्ट हो रहा है। लूप का पहला पार्ट के हम लोगों ने बस इनपुट लेते जाना है, क्योंकि अभी ये वो इनपुट्स हैं जिनको हमने इग्नोर कर देना है, हमने सुननी नहीं है, बस हमने इग्नोर कर देना है अनलेस एंड अनटिल 27 आउट इनपुट हो जाता है। हम लोग करेंगे इनपुट नंबर। उसके बाद हम लोग इस नंबर पे एक चेक लगाएंगे। वो चेक क्या है कि ये 27 की इक्वल है या नहीं। इज नम इक्वल टू 27। अच्छा, अगर नो हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, नो के केस में ये वापस इनपुट ही लेता रहेगा। जब तक वो 27 नहीं इनपुट हो जाता है, ये वापस इनपुट लेता रहेगा। अब यस का केस देख लेते हैं।
यस के केस में वो क्या करेगा, यस के केस में अब वो दोबारा इनपुट लेगा, इनपुट नम। अब हम लोग देखते रहेंगे कि वो नम जीरो की इक्वल है या नहीं, क्योंकि अब हमारा टर्मिनेटिंग फैक्टर है जीरो। अगर वो जीरो की इक्वल है तो एग्जिट कर दो, अगर जीरो की इक्वल नहीं है तो उसे ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे हम लोग अब इससे चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन लगाएंगे, इज नम इक्वल टू जीरो। अगर तो यस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आउटपुट कर देंगे, और अगर नो है तो क्या करेंगे, पहले नो वाला पार्ट देख लेते हैं। नो के केस में हम लोग टोटल में से एडअप करते जाएंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम, और वापस ये लूप चला जाएगा इधर। आगे बात समझ में। अब ये लूप ना एक अंदर का नेस्टेड लूप लगा हुआ है, ये अंदर वाला लूप है, इसका बाहर वाले से कोई ताल्लुक भी नहीं है, बस ये अंदर ही चलता रहेगा ये वाला लूप। और अगर यस है, अगर नम हो गया है जीरो के इक्वल, उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने बस उसे आउटपुट कर देना है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आउटपुट टोटल, आउटपुट टोटल, और यहाँ से हम लोग कर देंगे उसे एंड। सिंपल सा प्रोग्राम था, एक लूप यहाँ पे लगा हुआ है, ये लूप कब तक लगा हुआ है, ये नंबर्स बस इनपुट लेता रहेगा जब तक 27 नहीं आ जाता। जब 27 आ गया उसके बाद ये तब तक इनपुट लेता रहेगा जब तक जीरो नहीं आ जाता, और बस एक एडिशनल कंडीशन होगी कि टोटल भी करते जाओ साथ साथ। अच्छा, उसके बाद अब वो कह रहे हैं द सोल्यूशन इंक्लूड्स आइटरेशन, गिव द नेम ऑफ अ सुटेबल लूप। अब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें कभी आइटरेशंस पता ही नहीं है कि कितनी आइटरेशंस होंगी। तो यहाँ पे आप रिपीट लूप भी लगा सकते हो, वाइल लूप भी लगा सकते हो, तो हम इसे कह देंगे कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप, और जस्टिफिकेशन क्या है कि हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता ही नहीं है, वो आपके इनपुट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आइटरेशंस डिपेंड अपॉन द यूजर, जब यूजर की मर्जी आए वो उसे टर्मिनेट कर सकता है, तो ये एक कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ गया एडीटी का सवाल, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो कि है एक लिंक लिस्ट की एडीटी। अच्छा, अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ptr1 इज द स्टार्ट पॉइंटर, ptr2 इज अ फ्री लिस्ट पॉइंटर। ptr2 बेसिकली बस एक फ्री लिस्ट का पॉइंटर है, एक खाली आपके पास एक लिस्ट है जिसका ये पॉइंट कर रहा है, एक पूरी लिंक लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, ptr1 जो है वो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, उसमें लेबल्स पड़े हुए हैं D40, D32, D11, D100, ये एक दूसरे के साथ लिंक हुए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद लेबल्स F1, F2, F3, F4 रिप्रेजेंट द डेटा आइटम्स इन द फ्री लिस्ट। ये हमारे पास फ्री लिस्ट है, ये हमारे पास नॉर्मल लिस्ट है। अच्छा, ये नल पॉइंटर, ये आगे नल पे गया हुआ है कि इससे आगे लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। अच्छा, लिंक लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू वेरिएबल्स एंड टू 1D एरेज एज शोन। तो आपकी लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट हुई है पॉइंटर एरे, डेटा एरे को लेके, और आपके दो वेरिएबल्स हैं, स्टार्ट पॉइंटर और फ्री लिस्ट पॉइंटर। अच्छा, द पॉइंटर वेरिएबल्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंटर एरे स्टोर द इंडेक्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द डेटा एरे। तो बेसिकली ये जो पॉइंटर के वेरिएबल्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये स्टोर कर रहे हैं कि डेटा एरे में कहाँ पे स्टोर द पॉइंटर एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंटर एरे स्टोर द इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा एरे, कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जो आपका पहला एलिमेंट होगा ना, ये वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, फ्री लिस्ट 5 पे पॉइंट कर रहा है, तो 5 पे आपका पहला एलिमेंट होगा F1, ये इस तरह काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद complete the diagram to show how the linked list as shown may be represented using variables and arrays। अब आपने इसी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है दो एरेज के अंदर और दो पॉइंटर्स के अंदर। हमें थोड़ी सी वैल्यूज गिवन है। अब डेटा एरे हमारे पास D32 ये वाली है, ये पॉइंट कर रही है 2 पे, मतलब कि इससे जो अगला एलिमेंट है वो 2 पे होना चाहिए। इससे अगला एलिमेंट कौन सा है,
इसका अगला एलिमेंट है D11, तो D11 आ जाएगा 2 पे। अब यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि वो उसने एक तरीके से फिल किया हुआ है ताकि हम लोग एक उसी के स्पेसिफिक उस एग्जामिनर की मर्जी से फिल करें। यहाँ पे अब आ रहा है 3, तो मतलब कि D11 से अगली जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आनी चाहिए। D11 से आगे क्या है, D100, तो यहाँ पे आ जाएगा D100। अच्छा, अब D100 से आगे क्या है, D100 से आगे है नल। नल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 लिखते थे। उसके बाद आ जाता है D40। D40 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर D40 फर्स्ट एलिमेंट है तो स्टार्ट पॉइंटर पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि D40 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। और D40 किसको पॉइंट करेगा, D40 पॉइंट करे D32 को। D32 कहाँ पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसे हम ले जाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो D40 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, D32 पॉइंट कर रहा है 2 पे, D11 पॉइंट कर रहा है 100 पे, और ये पॉइंट कर रहा है नल पे। तो ये इस तरह से एक लिंक लिस्ट हमारी इंप्लीमेंट हुई हुई है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब हमें यहाँ पे गिवन है F2 जो कि 7 पे पॉइंट कर रहा है, तो F2 पॉइंट कर रहा है 7 पे। 7 पे क्या होना चाहिए, 7 पे होना चाहिए F3, क्योंकि F2 के बाद F3 है। और F3 कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, 8 पे पॉइंट कर रहा होगा। और 8 पे क्या होगा, F4 होगा। F4 किस पे पॉइंट कर रहा है, नल पे। एक वैल्यू हमारे पास रहेगी F1। F1 किस पे पॉइंट कर रहा होगा, 6 पे पॉइंट कर रहा होगा। और अगर आप देखो तो फ्री लिस्ट पॉइंटर पे 5 था, 5 पे ही हमारा F1 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारी लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट है। तो ये सब कुछ प्रॉपरली एडअप हो गया, ये हमारी लिंक लिस्ट बन गई 2 एरेज की मदद से। उसके बाद द ओरिजिनल लिंक लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड, अ न्यू नोड D6 इज इंसर्टेड बिटवीन D32 एंड D11। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है D6। अब D6 इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसने आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमने करना है। अब पहले इसका तरीका हम लोग खुद सोचते हैं कि ये कैसे होगा। हमने D32 के दरमियान, D32 और D11 के दरमियान करना है। हम सबसे पहले एक नया नोड बनाएंगे जिसका नाम हम D6 रखेंगे, और ये उसका समझ लो ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब हमने ये इसे इस तरह से रिमूव करना है ताकि कोई भी लिंक लिस्ट बीच में से टूटे ना, सही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसके अंदर D6 स्टोर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसका जो आगे वाला पॉइंटर है ना, उसको यहाँ पे ले जाएंगे, सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इससे पीछे वाला पॉइंटर इससे आगे वाले पे ले जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो D32 वाला पॉइंटर है इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये लिंक लिस्ट टूट गई है, ये लिंक लिस्ट ने इसको स्किप कर दिया, और ये लिंक लिस्ट इसके दरमियान में आ गया, ये नोड। इस तरह से ही कुछ करना है। लेकिन अब वो एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग कहाँ से लाएं, एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए हमारे पास ये लिंक लिस्ट थी फ्री लिस्ट, ताकि इसमें हम लोग एलिमेंट्स डाल के यूज़ कर सकें। अब उस हिसाब से हमने सोचना है, असाइन द डेटा आइटम व्हाट टू व्हाट। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा आइटम D6 है, उसको हम लोग फ्री लिस्ट के पहले पॉइंटर पे डाल देते हैं F1 पे, क्योंकि F1 हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो असाइन D6 टू F1। F1 में हमारे पास आ जाएगा D6, ठीक हो गया। उसके बाद सेट द डैश ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू डैश। तो सेट द पॉइंटर, अब इसका पॉइंटर हमने सेट करना है, सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू D11। सबसे पहले हम लोग इसे D11 पे पॉइंट करेंगे। उसके बाद सेट PTR2 टू पॉइंट टू। अब पी टी आर टू ये है, पी टी आर टू ने D6 को स्किप करना है क्योंकि उसने हटाना है, तो वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, F2 पे। F2 पे उसे पॉइंट करवा दिया, D6 ने पॉइंट कर लिया D11 पे। अब सिर्फ एक लिंक रह गया कि D32 D6 पे पॉइंट कर ले, तो सेट द पॉइंटर ऑफ D32 टू पॉइंट टू D6। तो D32 ने D6 के साथ पॉइंट कर लिया, ये D6 जो है ये इस लिस्ट का हिस्सा बन गया और पिछली लिस्ट से एक्सक्लूड हो गया। हमने यही करना था, क्लियर है। अच्छा, आगे आ जाओ। अब प्रोसीजर काउंट प्रोसीजर काउंट क्या करेगा, इनपुट अ वैल्यू, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमने ये जूम करना कि ये सब पॉजिटिव है और इनपुट लेनी है एक वैल्यू। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज एंड काउंट द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज। तो हमने ऑड वैल्यूज और इवन वैल्यूज को काउंट करना है। इसका तरीका क्या होता है, हम लोग नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ये हमेशा इवन होता है, और इसके एल्स में ऑड होता है, तो हम लोग इसके यहाँ पे इवन कर देंगे इंक्रीमेंट, एल्स में ऑड को इंक्रीमेंट कर देंगे। रिपीट फ्रॉम स्टेप 1 अंटिल द वैल्यू इनपुट इज 99। और इन केस से 99 इनपुट हो जाए तो हमने ना ऑड को इंक्रीमेंट करना है ना इवन को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि वैल्यू 99 को काउंट नहीं करना। उसको काउंट किए बगैर हम लोगों ने डायरेक्टली
लूप को एग्जिट कर देना है। तो हम अपने लूप को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे कि हमारा लूप एग्जिट हो जाए 99 पे। आउटपुट द टू काउंट वैल्यूज विद अ सुटेबल मैसेज। तो आपको कह रहा है कि राइट सूडो कोड। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोसीजर काउंट। डिक्लेरेशंस की जगह छोड़ दो। अब हम लोग कहते हैं ऑड, ये ऑड का काउंट है, ये इवन का काउंट है, दोनों को हम लोग जीरो कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट बाहर ले लेंगे लूप से। कि मैं बताता हूँ क्यों है। हमने लूप से बाहर एक इनपुट ले लिया क्योंकि अब हम लोग ना इस तरह अपने लूप को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं कि अब हम लूप के अंदर ही इनपुट लें। इफ नम इज नॉट इक्वल टू 99। अच्छा, अब हमने ये कंडीशन लगा दी कि नम जब तक 99 नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, मैं सारी कंडीशंस लिखूंगा, एंड में मैं दोबारा इनपुट नम लिखूंगा। तो वो इनपुट नम प्रोसेसिंग करने से पहले ही चेक करेगा कि ये 99 तो नहीं है। अगर 99 है तो वो इसको एग्जिट कर देगा। ये एक सिंपल सा तरीका था, वरना आप बीच में इफ लगाना चाहो तो आपको इफ लगाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0। तो ये किस चीज़ की, इज इक्वल टू 0, ये किस चीज़ की कंडीशन है, ये है इवन की कंडीशन। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इवन को इंक्रीमेंट कर दूंगा, इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि वो ऑड है, क्योंकि वो या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। ऑड इज इक्वल टू ऑड प्लस 1। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया एंड इफ। एंड इफ के बाद अब यहाँ पे हम लोग दोबारा करेंगे अगले नंबर को इनपुट। अगले नंबर को इनपुट मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो मैंने पहला नंबर इनपुट किया, प्रोग्राम का फ्लो समझो। मैंने पहले एक नंबर इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ वो 99 तो नहीं है। नहीं है 99, अंदर आ जाओ, उसको चेक करो। वो इवन है तो इवन को इंक्रीमेंट करो, ऑड है तो ऑड को इंक्रीमेंट करो। करने के बाद एक और नंबर इनपुट करो। अब समझ लो मैंने कर लिया 25। तो ये जब वापस टॉप पे जाएगा, अब ये देखेगा नम 99 तो नहीं है। नहीं है तो ये अब 25 को प्रोसेस करेगा। 25 को प्रोसेस करने के बाद समझ लो मैंने इनपुट कर दिया 99। तो अब हमने ये चीज़ भी तो अवॉइड करनी है ना कि वो 99 को इवन ऑड में काउंट ही ना करे। तो अब वो जब वो वापस जाएगा, लूप देखेगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डायरेक्टली आगे चला जाएगा, लूप को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो इस तरह हमने अवॉइड कर लिया कि वो 99 को काउंट ना करे। इसके और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, आप रिपीट इंटेल लगा के भी यही काम कर सकते हो, आप बीच में इफ्स लगा के भी यही काम कर सकते हो। लेकिन सबसे एफिशिएंट और सबसे इजी टू कोड तरीका यही है। उसके बाद अब हमने काउंट लिखना है। तो काउंट ऑफ ऑड, बल्कि ऑड नंबर्स कर लेते हैं। ऑड नंबर्स, इसको हम लोग कंकैटिनेट करेंगे नम टू स्ट्रिंग ऑड के साथ। उसके बाद हम एक और आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट इवन नंबर्स। इसको हम लोग कंकैटिनेट करेंगे नम टू स्ट्रिंग इवन के साथ। तो इवन और ऑड हम दोनों के काउंट कर लेंगे आउटपुट। उसके बाद हम लोग करते हैं एंड प्रोसीजर। अब डिक्लेरेशंस की बारी आ गई। डिक्लेयर ऑड कॉमा इवन, यही दो हमने डिक्लेयर किए हैं, कॉमा नम, तीन नम हमने यूज़ किए एलिमेंट्स। ऑड इवन नम हमने इनको डिक्लेयर कर लिया, सिंपल सा था। अब आगे आ जाओ। द प्रोसीजर काउंट इज टू बी टेस्टेड। काउंट को हमने टेस्ट करना है। टिपिकल टेस्ट डेटा वुड कंसिस्ट ऑफ ऑड एंड इवन वैल्यूज फॉर एग्जांपल। अब एक टिपिकल टेस्ट उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे ऑड है, फिर इवन है, मतलब मिक्सचर चल रहा है, ऑड ऑड इवन 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 ऑड इवन इवन, फिर 99। तो अब यहाँ पे एक मिक्सचर चल रहा है। The purpose of this test would be to test a typical mix of even and odd values and check the totals. अब हम यहाँ पे देख के इनकी टोटल चेक कर रहे हैं, ये इस टेस्ट का पर्पज है। अब वो कह रहे हैं कि तीन और सीक्वेंसेस दो और उनके जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स चेक कर रहे हो, और आपने इनवैलिड डेटा नहीं देना, मतलब वैलिड डेटा ही ऐसा देना है जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट चेक कर रहे हो इस प्रोग्राम के, और उसका हमने पर्पज बताना है। तो यहाँ पे अब क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो उसने कर ली कि डिफरेंट ऑड और इवन नंबर्स दे दो और चेक कर लो। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि हम लोग एक ऐसा टेस्ट डेटा दें
जिसमें हम लोग सिर्फ ऑड वैल्यूज दें, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इवन वो जीरो बताता ही या नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने इवन को इनिशियलाइज ही गलत किया हो और इसके बाद हम दे देते हैं 99। ये अब क्या चेक कर रहे हैं, ऑल ऑड वैल्यूज टू मेक श्योर इवन इज जीरो, इवन को जीरो देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ऑल इवन वैल्यूज दे सकते हैं ताकि ये इंश्योर कर लें कि ऑड जीरो है। ऑल इवन वैल्यूज टू मेक श्योर ऑड इज जीरो। एक और काम हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई वैल्यू ही ना दें, डायरेक्टली 99 दे दें, ताकि चेक करें कि इस वैल्यू पे प्रोग्राम चलता नहीं। ये अब हमारे पास एक तरह से बाउंड्री वैल्यू है, 99 पे प्रोग्राम को उसी टाइम टर्मिनेट कर लेना चाहिए, दोनों के आंसर जीरो आने चाहिए। टू टेस्ट टू टेस्ट विद नो वैल्यूज, अगर हम कोई वैल्यू ना दें तब प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है, हमने ये भी टेस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। ग्लोबल 1D array ऑफ इंटीजर कंटेन 4 एलिमेंट्स विच आर असाइंड। तो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, मिक्स 1 2 3 4 पे 1 3 4 2 है। उसके बाद एक प्रोसीजर गिवन है आपको, और वो कह रहे हैं कि कॉल प्रोसेस 3 पे आपने ये ट्रेसेबल कंप्लीट करना है। अच्छा, अब हमारा पैरामीटर क्या है, हमारा पैरामीटर ये स्टार्ट है, स्टार्ट की वैल्यू अभी 3 है, तो इंडेक्स को वैल्यू क्या जा रही है 3, काउंट को जा रही है 0। इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंडेक्स में है 3, काउंट में है 0। मिक्स 1 2 3 4 में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 1 3 4 2 हैं रिस्पेक्टिवली, तो 1 3 4 2। अब हम लूप को स्टार्ट करते हैं। लूप जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या हो रहा है, वैल्यू में मिक्स ऑफ इंडेक्स जा रहा है, तो वैल्यू में जा रहा है मिक्स इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो मिक्स 3 पे पड़ा हुआ है 4, वैल्यू के अंदर चला जाएगा 4। उसके बाद मिक्स इंडेक्स इज इक्वल टू मिक्स इंडेक्स माइनस 1, तो मिक्स ऑफ इंडेक्स जो कि जिस यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है वो कह रहा है इसी को वैल्यू दे दो 3, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके। आगे आ जाओ। उसके बाद वो कह रहा है इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो अब इंडेक्स में आप वैल्यू डाल दो, 4 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, अब हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अंटिल काउंट इक्वल्स टू 5, जब तक काउंट 5 नहीं होता हमने यही काम करते रहना है, तो टोटल हमने यही काम 5 बार रिपीट करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाओ। नेक्स्ट आइटरेशन पे वो कह रहा है कि वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स ऑफ इंडेक्स, तो अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अब इंडेक्स की वैल्यू है 4, तो वैल्यू में जाएगा मिक्स ऑफ 4 जो कि है 2, यहाँ पे अब आ गया 2। उसके बाद वो कह रहा है मिक्स इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर दो, जहाँ से आपने डेटा उठाया था उसको डिक्रीमेंट कर दो, तो इसको हम लोग कर देते हैं 1। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इंडेक्स को कर दो वैल्यू, तो इंडेक्स में चलेगी वैल्यू, तो इंडेक्स हो गया 2। उसके बाद अब हो जाएगा काउंट 2। अच्छा, नेक्स्ट आइटरेशन वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स ऑफ इंडेक्स, तो वैल्यू में चला गया मिक्स ऑफ 2 जिसकी वैल्यू है 3। उसके बाद वो मिक्स ऑफ इंडेक्स को डिक्रीमेंट करके कर देगा 2। इसको यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। उसके बाद अब वो इंडेक्स को वैल्यू की वैल्यू दे देगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद वो क्या करेगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा, तो काउंट भी हमारे पास हो जाएगा 3। फिर टॉप पे जाते हैं, अब वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स ऑफ इंडेक्स। मिक्स ऑफ इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, मिक्स ऑफ 3 पे 3 पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इंडेक्स की वैल्यू 3 है ना, तो मिक्स ऑफ 3 को हम देखेंगे, मिक्स ऑफ 3 पे 3 पड़ा हुआ है, तो वैल्यू में फिर से आ जाएगा 3। उसके बाद मिक्स ऑफ इंडेक्स को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, तो 3 के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उसके बाद इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू, तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3,
और काउंट को इंक्रीमेंट करके हम लोग कर देंगे 4। लास्ट आइटरेशन है हमारी वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स पे पड़ा हुआ है हमारे पास फिर से 3, तो मिक्स ऑफ इंडेक्स है 2, तो वैल्यू में हो जाएगी 2। वैल्यू ये रहा, वैल्यू में हम ले जाएंगे 2। उसके बाद कह रहा है मिक्स ऑफ इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर दो, मिक्स ऑफ इंडेक्स पे हो जाएगा 1। उसके बाद इंडेक्स में चली जाएगी वैल्यू की वैल्यू, उसके बाद काउंट हो जाएगा 5। जब काउंट 5 होगा तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने के बाद मिक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू काउंट इनटू इंडेक्स हो जाएगा। तो काउंट है 5, इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको मल्टीप्लाई करो और मिक्स ऑफ 4 में डाल दो। तो इंडेक्स में है 2, काउंट में है 5, ये 10 हो गया, तो मिक्स ऑफ 4 में चला गया 10। अच्छा, आगे आ जाओ। बस इतना से ये ट्रेसेबल था। अब प्रोसीजर क्रिएट फाइल्स विल टेक टू पैरामीटर्स। क्रिएट फाइल्स दो पैरामीटर्स ले रहा है, अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ फाइल नेम एंड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फाइल्स टू बी क्रिएटेड। तो हम हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। द प्रोसीजर विल क्रिएट द नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स स्पेसिफाइड। और वो प्रोसीजर क्या करेगा, वो उतनी ही फाइल्स बना देगा। तो ईच फाइल इज गिवन अ डिफरेंट नेम। ईच फाइल नेम इज फॉलोड बाय। अब हर फाइल का हम डिफरेंट नाम भी दे रहे हैं। इवन दो हमें एक नाम गिवन है, हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट करें। कैसे? ईच फाइल इज फॉर्म्ड बाय कंकैटिनेटिंग द फाइल नेम विद अ सफिक्स बेस्ड ऑन द फाइल नंबर। तो जो उसका फाइल नंबर होगा ना, वो हम उसे दे रहे होंगे। सफिक्स इज ऑलवेज 3 कैरेक्टर्स, हमेशा 3 कैरेक्टर्स का एक सफिक्स होगा। कैसे? ये देखो, अगर हम लोग उसे टेस्ट डेटा कॉमा 3 दे रहे हैं तो वो बनाएगा टेस्ट डेटा .001 002 003। 3 कैरेक्टर्स का हम उसके आगे एक सफिक्स बना रहे हैं, ताकि इन सब फाइल नेम्स, ये सब फाइल नेम्स आपस में यूनिक हो जाए। ऑब्वियसली आप सेम नेम की तो फाइल तो ढेर सारी नहीं बना सकते। तो ईच फाइल विल कंटेन अ सिंगल लाइन। फॉर एग्जांपल टेस्ट डेटा .002 वुड कंटेन दिस इज फाइल टेस्ट डेटा .002। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है सिर्फ। ये सब कुछ बनाना आसान है, हमारे हम बस एक लूप लगाएंगे, लूप के अंदर जो आई की वैल्यू होगी उसको यहाँ पे ले आएंगे। मसला ये है कि ये 1 से लेके 999 तक हो सकता है। तो हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने कंकैटिनेट करने हैं, क्योंकि वो तो हम खुद कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने कंकैटिनेट करने हैं, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग जो भी आई होगा ना, उस आई को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ जो भी होगी ना, हम लोग क्या करेंगे कि उसकी लेंथ में से 3 में से उसकी लेंथ माइनस करेंगे और उतने का लूप लगा लेंगे। उतने के लूप से हम लोग जीरो उसके साथ कंकैटिनेट कर देंगे। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। और भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, आप लोग भी सोचो। आप लोग मार्क्स के में देखो, उसमें भी एक डिफरेंट सोल्यूशन है। आप लोगों को वो समझ आता है, आप लोग वो कर लो, वरना मेरा वाला सोल्यूशन भी आप देख सकते हो। लेट से मेरे पास आ जाता है नंबर 99। फाइल नंबर 99 हम अभी बना रहे हैं। अब ये किस तरह बननी चाहिए? फाइल .099 ना, तो मुझे क्या पता कि यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है मैं उसे हार्ड कोड करता, वो 0099 कर देता। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल 99 को कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग में। फिर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा। लेंथ क्या आएगी मेरे पास? 2। जब लेंथ 2 आ गई तो 3 - 2 क्या होता है? 1। तो मैं एक लूप लगाऊंगा ना, जो कि 1 से लेके 3 - 2 तक, मतलब 1 से लेके 1 तक चलेगा, मतलब एक बार चलेगा। और एक बार वो क्या करेगा, वो फाइल नेम के आगे कंकैटिनेट कर देगा 0। तो ये लूप कितनी बार चला? एक बार चला, तो एक जीरो आ गया। अब समझ लो मेरे पास है 5, फाइल नंबर 5 बन रही है। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसकी लेंथ निकालूंगा, इसकी लेंथ आएगी 1। तो 3 - 1 तक लूप चलेगा। 3 - 1 मतलब 2 तक लूप चलेगा, तो 1 to 2 लूप चलेगा। वो क्या करेगा, समझ लो फाइल है, फाइल डॉट एक जीरो लगाएगा, अगली आइट्रेशन में दूसरा जीरो लगाएगा, उससे अगली आइट्रेशन में यहाँ पे 5 लगा देगा। तो 005 बन गया। तो हमने क्या करना है, बस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ निकालनी है, उसे 3 में से माइनस करना है, और उतनी बार जीरो हमने उसके आगे लगा देना है। अच्छा, अब हम ये ज्यूम करेंगे कि ये दोनों पैरामीटर्स वैलिड हैं, तो पैरामीटर वैलिडेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्रिएट फाइल, एक हो जाएगा फाइल नेम जो कि है स्ट्रिंग, बल्कि इसको फाइल नेम नहीं कहते, इसको फाइल कह देते, क्योंकि फाइल नेम हम लोग आगे बनाएंगे एक वेरिएबल, कॉमा नम फाइल्स जो कि है इंटीजर। ठीक है,
अच्छा, अब आगे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बाहर वाला लूप लगाएंगे, जो कि ऑब्वियसली लगना ही है। फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to नम फाइल्स, जितनी फाइल्स बनानी है उतने का काउंट। अब यहाँ पे हमने एक सफिक्स बनाना है ना। सफिक्स का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे एस टी आर। एस टी आर में हम लोग रखेंगे नम टू स्ट्रिंग काउंट। हम काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस टी आर। स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली, अब हमने फाइल नेम में उसे कनकैटिनेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे फाइल नेम। सबसे पहले फाइल नेम को हम इनिशियलाइज किस चीज़ से करेंगे, फाइल से, क्योंकि हमारा बेस नेम तो वही होगा ना। और उसको हम कनकैटिनेट कर देंगे एक डॉट के साथ, क्योंकि उसमें हमने एक डॉट भी लगाना था। अब हम लोगों ने उसके आगे जीरोस कनकैटिनेट करने, कितने जीरोस कनकैटिनेट करने, 3 माइनस लेंथ जीरोस। उसकी लेंथ जो भी आई है उसमें से उसको, उसमें से 3 को निकाल के वो जीरोस। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 3 माइनस लेन। 1 से 3 माइनस लेन तक जितनी भी आइट्रेशन बनती है, या वो 1 बनेगी, या वो 2, या वो 0 बनेगी, या वो 1 बनेगी, या वो 2 आइट्रेशन बनेगी। हम लोग क्या करेंगे, फाइल नेम के साथ कनकैटिनेट कर देंगे। फाइल नेम इक्वल्स टू फाइल नेम कनकैटिनेटेड विद 0। यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट आई। अब इससे क्या होगा, अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि वो उसकी लेंथ निकालेगा, क्योंकि अब ये जो नंबर है ये इटसेल्फ तो आएगा ना, लेकिन इस नंबर के अलावा कितने जीरोज आने चाहिए, हम सिर्फ ये चीज़ जज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फाइल नेम के साथ कनकैटिनेट कर देंगे। फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल नेम कनकैटिनेटेड विद द स्ट्रिंग इटसेल्फ। उसमें फिर जो भी हमारा नंबर होगा वो आ जाएगा। हम लोगों ने इसे कनकैटिनेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग करेंगे ओपन फाइल, फाइल नेम फॉर राइट। फॉर राइट क्यों, फॉर राइट से वो फाइल क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमने राइट फाइल करनी है, क्योंकि उसमें हमने एक लाइन लिखनी थी। लाइन क्या थी, दिस इज फाइल, राइट फाइल, फाइल नेम कॉमा दिस इज फाइल स्पेस concatenated with फाइल नेम। तो वो बता देगा दिस इज फाइल, जो भी फाइल नेम होगी। उसके बाद इसको हम कर देंगे यहीं पे क्लोज फाइल, फाइल नेम। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट काउंट। नेक्स्ट काउंट के बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड प्रोसीजर। सिंपल सा था, बस हम लोगों ने एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी। उस कैलकुलेशन के बाद काम हमारा आसान। काउंट, उसके अलावा लेन, उसके अलावा आई, ये सब है हमारे पास इंटीजर्स। उसके अलावा हम लोग डिक्लेयर करेंगे फाइल नेम, फाइल नेम के अलावा एस टी आर, ये दोनों हमारे पास हैं स्ट्रिंग्स। तो सिंपल सा था। अच्छा, अब आगे आ जाओ। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, पार्ट बी में वो कह रहा है कि अ मॉड्यूल चेक फाइल्स विल काउंट द नंबर ऑफ फाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएट फाइल्स इन पार्ट ए। तो अब चेक फाइल्स चेक करेगा कि उसने कितनी फाइल्स क्रिएट की हैं। चेक फाइल्स विल टेक अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ फाइल नेम एंड रिटर्न द नंबर ऑफ फाइल्स फाउंड। तो फाइल नेम लेगा जो कि हमारा प्रीफिक्स है, और देखेगा इस प्रीफिक्स की कितनी फाइल्स हमारे पास क्रिएट हुई हुई हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉड्यूल दैट शुड बी यूज्ड टू फॉर चेक फाइल्स। टाइप ऑफ मॉड्यूल्स में क्या क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। तो अब वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो फंक्शन। अच्छा, उसके बाद राइट मॉड्यूल हेडर, मॉड्यूल हेडर हम लोग लिख देते हैं फंक्शन चेक फाइल्स। चेक फाइल्स में हमारे पास क्या क्या जा रहा है, सबसे पहले फाइल नेम जा रहा है। तो फाइल एज अ स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न्स इंटीजर। नंबर ऑफ फाइल्स रिटर्न करेगा जो कि है इंटीजर। अच्छा, उसके बाद सेट द फाइल मोड दैट शुड बी यूज्ड इन चेक फाइल्स। चेक फाइल्स में कौन सा फाइल मोड यूज़ होगा, चेक फाइल्स में हम लोग यूज़ करेंगे रीड मोड, क्योंकि हमने सिर्फ फाइल्स को ओपन करना है उसके अंदर का टेक्स्ट रीड करने के लिए।
क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7 में आपके पास 6 मॉड्यूल्स के हेडर्स गिवन है और बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मॉड्यूल एक्स कॉल्स रीसेट, मॉड्यूल वाई कॉल्स रीस्टोर। अब आपने स्ट्रक्चर चार्ट कंप्लीट करना है सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग बारी बारी सब रीड करेंगे। मॉड्यूल ए टॉप पे गिवन है। अच्छा, बारी बारी सबको रीड करते हैं। हम देखते हैं कि रीसेट कहाँ पे आएगा। अच्छा, रीसेट, रीसेट क्या कर रहा है? बाय रेफरेंस सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है, बाय रेफरेंस। तो हम लोग देखते हैं बाय रेफरेंस कहाँ पे लिया जा रहा है, यहाँ पे। तो ये है रीसेट। तो रीस्टोर कहाँ पे आएगा? रीस्टोर क्या कर रहा है? एक पैरामीटर ले रहा है और एक बूलियन रिटर्न कर रहा है। एक पैरामीटर ले रहा है, एक बूलियन रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा रीस्टोर। अब हमें ये पता है कि एक्स कॉल करता है रीसेट को, तो मॉड्यूल एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और वाई कॉल करता है इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल वाई। अब बीच में हमारे पास एक ही रह गया है, वो है मॉड्यूल जी। अब हमने क्या करना है? अब हमने इनके सारे पैरामीटर्स पूरे करने हैं। तो मॉड्यूल एक्स क्या कर रहा है? T1 और S2 ले रहा है, सिर्फ दो पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा T1 और उसके साथ आ जाएगा S2। अच्छा, मॉड्यूल जी क्या कर रहा है? मॉड्यूल जी SA ले रहा है, एक इंटीजर, और एक इंटीजर वापस कर रहा है। तो ये इंटीजर एक ले रहा है और एक वापस कर रहा है। मॉड्यूल वाई, मॉड्यूल वाई RA और RB ले रहा है। तो एक उसने इंटीजर बनाया हुआ है जो कि है RA, और एक है बुलियन जो कि है RB, और वो रिटर्न भी कर रहा है एक बुलियन। अच्छा, उसके बाद रीसेट और रीस्टोर का ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है। इन्हें बस कोड वो कर दो, बाय रेफरेंस कोड है, तो यहाँ पे कोड लिख दो। इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। और रीस्टोर में है ओल्ड कोड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओल्ड कोड। बस हमारा स्ट्रक्चर चार्ट कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल क्या करता है? डायमंड सिंबल ये बताता है कि या तो मॉड्यूल एक्स कॉल होगा, या तो जी कॉल होगा, या तो वाई कॉल होगा। तो इट मीन्स मॉड्यूल ए विल कॉल, मतलब कि जो कॉलिंग फंक्शन उसका नाम आप लिखना है, मॉड्यूल ए विल कॉल आइदर मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल वाई और मॉड्यूल जी। मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल वाई और मॉड्यूल जी, इन सब में से कोई एक कॉल होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। A class of students are developing a program to send data between computers। अब आप एक फिर से कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। Many computers are connected together to form a wide network। अच्छा, सीरियल पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो हम लोग सीरियल पोर्ट्स यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। ईच कंप्यूटर इज असाइंड अ यूनिक 3 डिजिट आईडी। तो हर कंप्यूटर की एक अपनी यूनिक आईडी है। हैज़ 3 पोर्ट्स जो एक इंटीजर वैल्यू से आइडेंटिफाई होते हैं। उसके बाद इज कनेक्टेड बिटवीन 1 and 3 अदर कंप्यूटर्स। तो एक से 3 अलग कंप्यूटर्स के साथ वो कनेक्टेड है। अच्छा, डेटा इज सेंड एज इंडिविजुअल मैसेज स्ट्रिंग्स। डेटा आप अलग अलग स्ट्रिंग्स में भेज रहे हो। ईच स्ट्रिंग कंटेन्स द डेस्टिनेशन आईडी फॉलोड बाय डेटा। तो डेस्टिनेशन आईडी क्या है? उसी कंप्यूटर की ये वाली आईडी। तो डेस्टिनेशन आईडी होगी यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास डेटा होगा। मैसेजेस में पास थ्रू सेवरल कंप्यूटर्स ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन। तो मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। समझ लो इसने इस वाले को भेजना है कुछ, तो ये इसको भेजेगा, ये इसको फॉरवर्ड करेगा। तो मैसेजिंग इस तरह फॉरवर्डिंग हो रही है यहाँ पे। वैन हम ये बेसिकली पीयर टू पीयर नेटवर्क है ना, वो भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा होता है। तो ये उसकी एक बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल पे एक इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, मैसेजेस में पास थ्रू सेवरल कंप्यूटर्स, ठीक है। व्हेन अ मैसेज अराइव्स एट अ कंप्यूटर दैट इज नॉट द डेस्टिनेशन, जो उसकी डेस्टिनेशन नहीं है, द प्रोग्राम नीड्स टू फॉरवर्ड इट टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग वन ऑफ इट्स सीरियल पोर्ट्स। तो वो क्या करता है कि वो सीरियल पोर्ट्स की मदद से उसे फॉरवर्ड कर देता है, जो मैंने अभी आपको बात बताई। द पोर्ट इज यूज टू ऑब्टेन द पोर्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ राउट टेबल। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम एक राउट टेबल यूज़ कर रहे हैं।
जिससे हमें पता चलता है कि इसको हमने कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। राउट टेबल इज अ ग्लोबल 2D अरे ऑफ इंटीजर्स दैट इज डिक्लेयर्ड इन सूडो कोड एज फॉलोज। तो एक 2D अरे है जो कि सूडो कोड में कुछ ऐसे डिक्लेयर हुई है। 1 से 6 6 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं उसके। अच्छा, द वैल्यू इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ राउट टेबल डिफाइन अ रेंज ऑफ आईडी वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास आईडी वैल्यू 100 से लेके 199 के दरमियान में, तो कॉलम 3 गिव्स द कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर टू यूज व्हेन फॉरवर्डिंग द मैसेज। तो कॉलम 3 अब क्या कह रहा है कि अगर आपकी आईडी 100 से 199 के दरमियान में, तो उसको फॉरवर्ड कर दो 1 पोर्ट से, पोर्ट नंबर 1 से। अगर वो 200 और 259 के दरमियान है तो पोर्ट नंबर 2 से कर दो। अगर वो 260 और 399 के दरमियान है तो फिर भी पोर्ट नंबर 2 से करो। -1 का मतलब है कि यहाँ पे कोई रेंज डिफाइंड ही नहीं है, आपने इस रो को इग्नोर करना है। अगर 400 से 599 है तो पोर्ट 3 से भेजो। तो मतलब ये उसने पूरी की पूरी एक आपको डिसाइड करने के लिए एक 2D अरे दी हुई है, जिसकी बेसिस पे आपने रेंज डिसाइड करनी है। हमने क्या करना है, हमने पहले कॉलम को देखना है कि हमारा डेस्टिनेशन आईडी इससे बड़ी, इससे छोटी हो अगर, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमने इस जगह पे जाना है। अच्छा, in this example a message that arrives with the destination id of 283 will be forwarded using port 2। तो 283 किस रेंज में आता है? 283 आता है इस रेंज में, 260 से 399, तो वो पोर्ट 2 से जाएगा। रो 3 इन द एग्जांपल शोज एन अनयूज्ड रो। तो ये रो 3 जो है वो एक अनयूज्ड रो है, दैट में अकर एनीवेयर, वो कहीं भी आ सकती है। अनयूज्ड रो हैव द कॉलम 1 सेट टू -1, तो उनका कॉलम नंबर होता है -1, बाकी दोनों होते हैं अनडिफाइंड, और आपने बेसिकली इसको इग्नोर करना है। अच्छा, प्रोग्रामर ने एक फंक्शन लिखना है गेट पोर्ट। गेट पोर्ट क्या करेगा, एक डेस्टिनेशन आईडी लेगा एज अ पैरामीटर, सर्चेस फॉर द रेंज कॉरिस्पॉन्डिंग टू द डेस्टिनेशन आईडी इन द अरे। तो वो क्या करेगा, वो इस रेंज में से अपनी डेस्टिनेशन आईडी ढूंढेगा कॉलम 1 2 में से, और रिटर्न करेगा पोर्ट नंबर, कि आपको किस पोर्ट नंबर से जाना चाहिए, वो ये चीज़ रिटर्न करेगा। इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अज्यूम डेस्टिनेशन आईडी कंटेन्स अ वैलिड 3 डिजिट स्ट्रिंग। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हमें इसकी वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसे हम कहेंगे फंक्शन, फंक्शन गेट पोर्ट। गेट पोर्ट में हमारे पास होगी डेस्टिनेशन आईडी, डेस्टिनेशन आईडी है स्ट्रिंग, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। सिंपल सा फंक्शन हेडर है। उसके बाद डिक्लेरेशंस की जगह छोड़ दो। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसे डेस्ट क्या देते हैं। डेस्ट में हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग टू नम। हम इसे नंबर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंटीजर्स में है। ये अरे इंटीजर की है, अगर आप लोग ध्यान दो, ये इंटीजर की अरे है, तो हम लोग सारे कंपैरिजन हमने करने हैं इंटीजर में, तो हमें अपने स्ट्रिंग को भी इंटीजर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग टू नम डेस्टिनेशन आईडी, वो हमारा डेस्टिनेशन बन गया। अब हमने अपने डेस्टिनेशन को सर्च करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इंडेक्स को 1 इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारा लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा पोर्ट नंबर हो जाएगा -1। जस्ट इन केस हमें कुछ भी नहीं मिलता तो हम -1 रिटर्न कर रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिपीट का लूप लगाते हैं, क्योंकि जब हमें वो मिल जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, लूप को एग्जिट कर देना है। इसके अलावा एक फाउंड बना लेते हैं, बल्कि फाउंड की ज़रूरत नहीं। हम लोग पोर्ट नंबर देखेंगे, अगर पोर्ट नंबर जैसे ही -1 से हट जाएगा, कोई और हो जाएगा, इसका मतलब हमें वो मिल गया। अच्छा, उसके बाद इफ़ राउट टेबल, राउट टेबल ही नाम था, राउट टेबल का फर्स्ट कॉलम से बड़ा होना चाहिए आपका डेस्टिनेशन, और सेकंड कॉलम से छोटा होना चाहिए। इफ राउट टेबल के इंडेक्स का फर्स्ट कॉलम, और उससे पहले एक और कंडीशन हमने लगानी है कि वो -1 ना हो, क्योंकि हमने ये भी इंश्योर करना है कि -1 वाली वैल्यूज इग्नोर हो। अब यहाँ पे हम एक और इफ लगाएंगे, इफ राउट टेबल इंडेक्स कॉमा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक चीज़ में एक सेकंड देखने दो, सॉरी, इज लेस देन और इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम छोटा होना चाहिए और सेकंड कॉलम आपको उससे बड़ा होना चाहिए। इज लेस देन इक्वल टू डेस्ट, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, राउट टेबल इंडेक्स कॉमा 2
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेस्टिनेशन। इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे हमारा पोर्ट नंबर जो है वो लाई करता है राउट टेबल के थर्ड कॉलम पे, राउट टेबल इंडेक्स कॉमा 2 पे, सॉरी 3 पे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड, यहाँ पे हम लोग एंड, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ये एक कंडीशनल लूप है। यहाँ पे हम लोग कह देंगे अनटिल इंडेक्स इज इक्वल टू 7 और पोर्ट नम इज नॉट इक्वल टू -1। हमने दो कंडीशंस लगा दी कि अगर पोर्ट नंबर -1 के इक्वल नहीं है तब भी एग्जिट कर दो, या फिर अगर इंडेक्स 7 तक पहुंच जाता है तब भी एग्जिट कर दो, दो कंडीशन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस रिटर्न कर देंगे अपना पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर रिटर्न करके हम लोग क्या देंगे एंड फंक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहला चेक लगा रहे हैं। चलो मैं आपको आइट्रेशंस करके दिखाता हूँ। हम लोग देखेंगे पहला कॉलम कि ये कहीं -1 तो नहीं है, -1 नहीं है। अब हमारा जो डेस्टिनेशन आईडी है ना, लेट से वो है 2, क्या थी 283 थी, 283, ठीक है। वो देखिएगा कि ये नंबर जो है ना, ये होना चाहिए हमारे नंबर से छोटा। छोटा है, बिल्कुल है, लेकिन ये नंबर जो है ना, ये हमारे नंबर से होना चाहिए बड़ा। ये तो बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, आगे मूव करो। इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, ये हमारे नंबर से छोटा है, बिल्कुल है। ये हमारे नंबर से बड़ा है, नहीं है, तो मतलब वो इसके दरम्यान में लाई भी नहीं करता। इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो, ये -1 आ गया, इग्नोर करो, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो। ये हमारे नंबर से छोटा है, 283 से छोटा है। ये हमारे नंबर से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये हमारी करेक्ट रेंज आ गई। तो करेक्ट रेंज आ गई तो कॉलम 3 पे हम जाएंगे, ये हम अपने पोर्ट नंबर को ये नंबर असाइन कर देंगे 2, और अगली आइटरेशन में हम लोग लूप एग्जिट करके पोर्ट नंबर रिटर्न कर देंगे, तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 2। बात समझ में आ गई कैसे हो रहा है? अच्छा, अब आगे जाते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, कॉपीज ऑफ द सेम प्रोग्राम विल रन ऑन ईच कंप्यूटर। ठीक है, सेम प्रोग्राम की कॉपीज हर कंप्यूटर पे चल रही हैं। द प्रोग्राम कंटेन्स अ ग्लोबल वेरिएबल माई आई डी ऑफ टाइप स्ट्रिंग which contains the unique ID of the computer in which the program is running। तो प्रोग्राम की एक अपनी ग्लोबल वेरिएबल है माई आईडी, जिसमें उसकी अपनी आईडी पड़ी हुई है, क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी आईडी भी तो है ना। डेस्टिनेशन आईडी हमें मिल रही है, इसी तरह उस कंप्यूटर की अपनी भी तो कोई आईडी होगी, तो वो पड़ी हुई है माई आईडी के अंदर। व्हेन मैसेजेस आर रिसीव्ड दे आर प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द टू स्टैक्स। तो जब मैसेज रिसीव होता है वो दो स्टैक्स में से किसी एक से स्टैक में जाता है। स्टैक 1 किस लिए यूज हो रहा है, स्टैक 1 यूज हो रहा है इज यूज फॉर द मैसेज दैट हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। मतलब कि स्टैक 1 कब यूज हो रहा है, जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, मतलब कि माई आईडी इज इक्वल टू डेस्ट आईडी हो गया। जब डेस्टिनेशन आईडी आपकी माई आईडी की इक्वल है तो मतलब वो स्टैक 1 में जाएगा। स्टैक 2 इज यूज फॉर मैसेज दैट विल बी फॉरवर्डेड। स्टैक 2 कब यूज हो रहा है, एल्स कंडीशन में। अगर माई आईडी होगी तो स्टैक 1 में हो जाएगा, नहीं हुई तो उसे स्टैक 2 में भेज दो। अब आपने कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स डिफाइन किए, हमने लिखना है प्रोसेस मैसेज। हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, स्टैक मैसेज क्या कर रहा है, जो कि लिखा गया। स्टैक मैसेज एक मैसेज लेता है और एक स्टैक नंबर लेता है, और क्या करता है कि उस मैसेज को स्टैक नंबर में ऐड कर देता है। फिर या तो ट्रू रिटर्न करता है अगर वो ऐड हो गया, फॉल्स रिटर्न करता है अगर ऐड नहीं हुआ। सिंपल सा स्टैक मैसेज। अब हम आते हैं प्रोसेस मैसेज पे। वो क्या करता है, एक मैसेज लेता है एज अ पैरामीटर, उसके बाद इग्नोर मैसेज विद जीरो लेंथ डेटा फील्ड। तो जिस मैसेज में कोई भी डेटा नहीं लिखा उसको इग्नोर कर देता है। फिर एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन आईडी, उसकी डेस्टिनेशन आईडी ले लेता है। कैसे लेगा, लेफ्ट 3 से। उसके बाद चेक्स वेदर डेस्टिनेशन आईडी इज दिस कंप्यूटर। वो कैसे चेक करेगा, डेस्ट आईडी इज इक्वल टू माई आईडी। अगर ये चीज़ ट्रू है तो वो इसी कंप्यूटर में है, या फिर ये, वरना हमने फॉरवर्ड करना है। फिर हम लोग अगर इसी कंप्यूटर पे तो स्टैक मैसेज में 1 भेजेंगे, वरना हम लोग 2 भेजेंगे। आउटपुट एंड एरर, तो अगर एरर आ गया, एरर कैसे आएगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर स्टैक मैसेज फॉल्स रिटर्न करता है तो हम लोग आउटपुट करेंगे कि एरर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये होगा प्रोसीजर। प्रोसीजर प्रोसेस मैसेज। प्रोसेस मैसेज में जाएगा सिर्फ मैसेज एज अ स्ट्रिंग, डिक्लेरेशन की जगह छोड़ दो। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है इफ लेंथ, क्योंकि लेंथ उसकी होनी चाहिए, लेंथ ऑफ मैसेज ग्रेटर देन 3।
सिर्फ उस केस में हमारा प्रोग्राम चलेगा, वरना वो इग्नोर कर देगा इसे। अच्छा, उस केस में हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन आईडी निकालनी है। डेस्टिनेशन आईडी क्या होगी, लेफ्ट मैसेज कॉमा 3। लेफ्ट वाले 3 कैरेक्टर्स डेस्टिनेशन आईडी होते हैं, हमने डेस्टिनेशन आईडी निकाल ली। अब हम लोग कहेंगे इफ डेस्टिनेशन आईडी इज इक्वल टू माई आईडी। माई आईडी में हमारे कंप्यूटर की अपनी आईडी पड़ी हुई है, अगर डेस्टिनेशन आईडी और माई आईडी मैच करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने कॉल करना है, बल्कि कॉल छोड़ो, अभी एक स्टैक बना लेते हैं कि स्टैक में हम लोग 1 पे भेजेंगे, एल्स हम लोग स्टैक में वैल्यू 2 भेजेंगे। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड था कि जब स्टैक में 1 जाता है, 1 कब जाता है, देखो, जब हमने स्टैक 1 यूज़ करना हो। स्टैक 1 कब यूज़ होता है, जब हमारे पास अपना मैसेज पहुंच गया, जो हमारा मैसेज है। स्टैक 2 कब यूज़ होता है, जब हमने उसे फॉरवर्ड करना है। तो इसी वजह से मैंने 1 और 2 किया है, द इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द स्टैक नंबर, क्योंकि यहाँ पे अब स्टैक 1 या स्टैक 2 आएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारा बुलियन होगा, सक्सेस, क्योंकि एक फंक्शन है ये स्टैक मैसेज वाला। स्टैक मैसेज एक फंक्शन है जो कि एक बुलियन रिटर्न करता है, तो हम लोग उस बुलियन में उसकी रिटर्न वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दे रहे हैं उसे मैसेज और स्टैक, कि हमने किस स्टैक में कौन सा मैसेज देना है। उसके बाद इफ नॉट सक्सेस, मतलब कि अगर सक्सेस ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, उस केस में हम लोग एक एरर मैसेज दे देंगे। एरर दे दिया, कोई भी एरर मैसेज। उसके बाद एंड इफ कर दिया, एंड इफ के बाद एंड प्रोसीजर। सिंपल सा प्रोग्राम था, बस हमने ये देखना था कि वो हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचा या नहीं। अगर पहुंच गया तो स्टैक 1 दे दो, ताकि यहाँ पे स्टैक 1 में वो चीज़ जाए, वरना स्टैक 2 में जाएगी। डिक्लेरेशंस कर लो। डेस्ट आईडी, ये हमारे पास है स्ट्रिंग। उसके बाद हमने डिक्लेयर करना है सक्सेस को, जो कि हमारे पास बूलियन। उसके बाद हमने डिक्लेयर करना है स्टैक को, जो कि है एक इंटीजर। कंप्लीट हो गया, 7 मार्क्स आपको इस चीज़ के मिल जाएंगे। उसके बाद द प्रोग्राम कंटेन्स अ मॉड्यूल गेट फाइल विच रिसीव्स टेक्स्ट फाइल्स सेंट फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। तो अब वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट फाइल्स ले रहा है किसी और कंप्यूटर से। अच्छा, लाइन्स फ्रॉम फाइल आर सेंट वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक लाइन जाती है। ईच मैसेज कंटेन्स 1 लाइन एंड प्रोसेस मैसेज फ्रॉम पार्ट बी एड्स ईच मैसेज एड एज इट इज रिसीव्ड ऑन टू स्टैक 1। तो प्रोसेस मैसेज क्या कर रहा है, उसे स्टैक 1 पे एड अप करता जा रहा है। मॉड्यूल गेट फाइल रिमूव्स मैसेजेस फ्रॉम स्टैक 1 एंड राइट्स देम टू अ टेक्स्ट फाइल। तो मॉड्यूल गेट फाइल क्या करता है कि वो स्टैक 1 से डेटा उठाता जाता है और टेक्स्ट फाइल में लिखता जाता है। तो बेसिकली मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ क्या रहा है। ये एक कंप्यूटर है, ये मैसेजेस भेजता जा रहा है, बीच में काफ़ी कंप्यूटर्स हैं, वो फॉरवर्ड करते करते हमारे अपने कंप्यूटर पे पहुंचता है। हमारा अपना कंप्यूटर क्या करता है, वो एक स्टैक बनाता है। उस स्टैक में वो मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 इस तरह अपने पास स्टोर करता जाता है। और हमारा जो प्रोसेस मैसेज है, सॉरी गेट फाइल है, वो क्या करता है, वो यहाँ से मैसेजेस उठाता है स्टैक में से और अपने पास लिखता जाता है। तो वो 3 2 1 ऐसे लिख लेगा। अच्छा, देर इज अ प्रॉब्लम अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, दे द रिसीट फाइल डज नॉट अपीयर एज एक्सपेक्टेड। तो जो रिसीट फाइल है, वो जो हमने फाइल भेजी है उससे थोड़ी डिफरेंट हो रही है। Assume that while the file is being received, process message receives only messages containing lines from the file. तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोसेस मैसेज जो है ना, उसको सिर्फ फाइल्स वाली लाइन नहीं मिल रही। तो हम लोग ये बात नहीं लिख सकते कि कहीं और कोई और डेटा उसमें आ रहा होगा। डेटा वही आ रहा है जो फाइल का है, लेकिन फिर भी वो फाइल का डेटा जो हमने भेजा है ना, वैसा का वैसा नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है। अब इसकी 2 3 वजूहत हो सकती हैं, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, एक सिनेरियो ये हो सकता है, चलो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, हम लोगों ने इसमें यूज़ किया स्टैक। तो उसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ी सी डायग्राम से देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए। ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है जिसमें ये स्टैक 1 बना हुआ है, सही है। समझ लो यहाँ पे एक फाइल मैंने खोली हुई है जिसमें लिखा हुआ है 3 1 2, बल्कि 1 2 3 कर देते हैं यार, थोड़ा आसान हो जाएगा समझ। यहाँ पे एक फाइल है जिसमें पहली लाइन पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथे पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है।
मैं ये लाइन लाइन बाय लाइन ट्रांसमिट कर रहा हूँ। मैंने पहला मैसेज ट्रांसमिट किया, दूसरा किया। जब पहला ट्रांसमिट किया, उसने देखा हाँ ये मेरा मैसेज है, उसने इसे स्टैक में पुश करके कर दिया 1। जब दूसरा मैसेज आया तो वो उसने स्टैक में कैसे पुश होता है, 2। अच्छा, साथ ही यहाँ पे प्रोसेस मैसेज गेट फाइल चल रहा है। प्रोसेस मैसेज क्या कर रहा है, प्रोसेस मैसेज स्टैक में ऐड कर रहा है, गेट फाइल क्या कर रहा है, वो स्टैक से रिमूव कर रहा है। तो समझ लो, अब गेट फाइल चला, गेट फाइल ने उसे स्टैक से पॉप किया। स्टैक से पॉप कैसे होता है, स्टैक से पॉप होता है जो सबसे एंड में चीज गई है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर समझ लो 2 आ गया। ये चीज क्लियर होगी। जब तक 2 आया तब तक 3 भी ट्रांसमिट हो गया, तो यहाँ पे अब आ गया 3। 4 भी ट्रांसमिट हो गया, यहाँ पे आ गया 4। और उसके बाद गेट फाइल दोबारा चला, गेट फाइल ने यहाँ पे 4 लिखा, उसके बाद 3 लिखा, उसके बाद 1 लिखा। तो हमने भेजा क्या था, हमने 1 2 3 4 भेजा था, रिसीव क्या हुआ 2 4 3 1। तो क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइंस आगे पीछे हो रही हैं। लाइंस आगे पीछे क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर डेटा ऊपर और आता जाता है, वो डेटा भी ऑपोजिट उसमें सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो लाइंस का सारा सीक्वेंस खराब हो रहा है, क्योंकि स्टैक है फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो चीज सबसे पहले अंदर जाती है वो सबसे एंड में बाहर आती है। तो जो फाइल मैंने सबसे पहले लिखी है वो सबसे एंड में शो होगी, तो क्या फायदा। तो स्टैक का तो हमें फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब एक से अनलेस एक टाइम पे सिर्फ एक लाइन आ रही हो, स्टैक का हमें फायदा नहीं, क्योंकि वो जब 2 से ज़्यादा लाइंस आती हैं तो मसला हो जाता है। उसके अलावा और क्या सिनेरियो हो सकता है, और ये सिनेरियो हो सकता है कि हमारा स्टैक जो था, समझ लो 10 की एरे थी, तो हमारा स्टैक समझ लो फुल हो गया, 10 तक फुल हो गया। और यहाँ पे अभी प्रोसेस मैसेज और इसमें फाइल्स डालता जा रहा है जो कि फेल होती जा रही हैं। तो वो एरर मैसेजेस आते जाएंगे और वो फाइल्स हो जाएंगी, फाइल लाइन्स हो जाएंगी ज़ाया। तो अब समझ लो आपने 13 लाइन्स लिखी, जिनमें से सिर्फ 10 लिखी जाएंगी, 3 लाइन ज़ाया हो जाएंगी। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन सर्कमस्टांस जो हमने पहले डिस्कस किया है कि इफ मोर देन 1 लाइन्स आर रिटन, आर इन स्टैक, द सीक्वेंस ऑफ लाइन्स चेंजेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल छोड़ो, ऑन फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। So it changes the sequence of files, the sequence of file lines. अच्छा, अब वो कह रहा है कि ज़्यादा बेहतर एडिटी क्या होगी मैसेजेस के लिए। हम चाहते हैं कि हम लोग जिस उसमें भेजें, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में वो आए। तो इसके लिए क्या होगा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले जाए। तो फीफो क्या होता है, क्यू। तो हम लोग यहाँ पे भेज देंगे क्यू, क्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का पेपर एंड हो जाता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा थियोरेटिकल भी, थ्योरी भी इसकी थोड़ी सी थी मुश्किल। तो खैर, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। फिर भी आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, वरना तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।